हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले तो हम अफसोस करना चाहते हैं कराची से लाहौर जाने वाली एक कोस्टर को हादसा पेश आया है। वो शाह हुसैन एक्सप्रेस है, एक ट्रेन जिसकी जद में आ गई और इसके नतीजे में कई सिख यात्री जो कि लाहौर जा रहे थे उनकी जानें ज़ाय हो गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और हम चाहते हैं कि वज़ीर रेलवे इसके ऊपर तहकीकात करें। इससे मुतालिक आपको अपडेट भी रखेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में एक इंतज़ामी कमेटी कायम की गई थी। मुबैना वीडियो स्कैंडल में जज अरशद मलिक की तहकीकात के लिए इस केस की और इसका फ़ैसला करने के लिए तो आज फाइनली ये फ़ैसला आ गया है और जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया है उनकी मुलाजमत से। अब फैसले पर रद्द अमल आया है। नून लीग का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद है कि उसने मुल्क व कौम की मुखलिसाना खिदमत करने वाले नवाज शरीफ की बेगुनाही को साबित कर दिया और साबित हो गया कि जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया था और 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा दी गई। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आने पर इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को ख़त्म किया जाए। और यही नहीं बल्कि मरीम नवाज ने भी कुछ इसी तरह का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जी 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही पर वक्त का फैसला आ गया है। इंसाफ का तकाजा ये है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को फाड़ कर फेंक दिया जाए। अब अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि मरीम नवाज का ये जो मुतालबा है क्या ये जायज़ है, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, मेमुल सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस मामले के 2 पहलू हैं, एक कानूनी मामला है और एक सियासी जंग है, सियासी बयानियाँ है। इसको हम ज़रा दोनों को मुख्तलिफ लेके चलेंगे और फिर इकट्ठा करके भी जायज़ा लेंगे। तो बाबर सत्तार साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। ये जो मुतालबा है कि जितने फ़ैसले थे इन जज साहब के, जिनमें बड़े बड़े फ़ैसले भी शामिल हैं, न सिर्फ अल अज़ीज़िया रेफरेंस बल्कि वो फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया और बाबर आवान साहब का नंदीपुर रेफरेंस भी जिसमें उनको बरी किया गया, तो क्या होता है अमूमी तौर पर, क्या मिसकॉन्डक्ट पर जज के जितने फ़ैसले होते हैं उनको भी बरतरफ कर दिया जाता है? देखिए, ये तो हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मिस ट्रायल डिक्लेयर हो सकता है और हो जाता है अगर जुडिशल कोई गलती हो, मिसकॉन्डक्ट हो या प्रोसिक्यूशन की गलती हो और उनका मिसकॉन्डक्ट हो। बाकी दुनिया में तो ये होता है। 2-3 असूल हैं। देखिए, हम जब भी किसी को कन्विक्ट करते हैं तो पहला प्रिंसिपल है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि आप इनोसेंट मानेंगे जब तक उसे गिल्टी डिक्लेयर नहीं करेगी ट्रायल के बाद एक अदालत। मैं इसलिए आइडेंटिफाई कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे केस में और 2-3 साल जब ये कहानी चली मीडिया में भी और एक मीडिया ट्रायल चल रहा था, एक जुडिशियल ट्रायल चल रहा था, तो इस केस में खासी असूल लगते रहे सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक। सो ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है जब आपने एविडेंस प्रोड्यूस करनी है, वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सो एक डिफेंस काउंसिल का काम यह है कि वो खाली रीजनेबल डाउट क्रिएट करे कि शायद मेरे क्लाइंट ने ये काम नहीं किया। सो ये जो सवाल अब उठ रहा है, ये इस पे जाहिर है एक मुकदमे के अंदर मिसकॉन्डक्ट किया जज ने, जो ये इनिशिएट हुई इन्वेस्टिगेशन वो नवाज शरीफ साहब के मुकदमे से रिलेटेड थी और उसी के अंदर उनके ऊपर इल्जामात हैं कि वो मिले। एक पार्टी कहती है कि दूसरी साइड के दबाव के नीचे उन्होंने फैसला किया, रियासत कहती है कि उन्होंने ब्लैकमेल हो रहे थे जिसका ट्रायल कर रहे थे। आइदर वे इसी मुकदमे से रिलेटेड। सो ये कहना कि जो प्रिंसिपल है कि जुडिशियल जो फोरम है, आपकी अदालत है, वो बिल्कुल न्यूट्रल और डिस्पैशनेट बेसिस के ऊपर फैसला दे, वो तो जाहिर है बात नहीं है। दोनों पार्टीज का ये ख्याल है कि दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही थी और उस इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने फैसला दिया। फिर हमारा एक आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फिर डबल जेप्रिडी की। इसमें बहस क्या होगी? बहस ये होगी कि अगर मिसट्रायल हो जाता है, जज साहब ने एक फैसला दे दिया, अगर आप ये समझते हैं कि वो वर्डिक्ट अनसेफ क्यों? क्योंकि किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस के नीचे है, या ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि क्या वो इन्फ्लुएंस थे या नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये एडमिट किया है कि वो पार्टी से मिलते रहे इस सारे प्रोसेस के दरमियान और जो गुफ्तगू है वो उनकी वीडियो के ऊपर मौजूद भी है वो। अब लेकिन ये तो मैं आम असूलों की बात कर रहा हूँ कि फिर सवाल ये उठेगा कि डबल जेप्रिडी होगी। डबल जेप्रिडी का मतलब ये है कि एक शख्स को 2 दफा आप एक ही चीज के अंदर ना ट्राई कर सकते हैं ना सजा दे सकते हैं। सो ये तो वो तमाम लीगल सवाल है जिसपे जाहिर है नवाज शरीफ के वकील
अब अदालत में बात करेंगे और अदालत के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हमारे तरफ जो असूल हैं वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से अप्लाई होते रहे, और हमने ये देखा कि जब ये मसला उठा भी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, और उस वक्त खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक जजमेंट भी इसके ऊपर दी, और उसमें कम से कम जो जजमेंट आप पढ़ें उससे नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल बना दिया है कि वो जो वीडियो कॉन्वर्सेशन है वो इस ट्रायल के अंदर या अपील के अंदर इस्तेमाल की जा सके। जो उसका उस वीडियो को प्रोड्यूस करने का तरीका है वो इतना मुश्किल कर दिया गया है जिससे लगता है कि शायद इम्पॉसिबल हो, नियर इम्पॉसिबल हो कि उसे आप इस्तेमाल कर सकें। तो इसकी एक तो लीगली ये जाहिर है, ये जब से ये पैनामा केस स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कैसे प्रोसीड किया, हम भी इसके ऊपर बात करते रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री भी इसके ऊपर एक अपना वर्डिक्ट दे रही कि क्या क्या एक नॉर्मल प्रैक्टिसेस लीगल और जुडिशल हैं जो इस केस में फॉलो नहीं की गई, और उसी की आखिरी कड़ी तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं कहां तक जाती है बात, लेकिन उसकी एक कड़ी जरूर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जो इस मिसकॉन्डक्ट इतनी बड़ी चीज सामने आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये इस तरह से पेश किया जाए इस सारी रिकॉर्डिंग को। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या होता है। लेकिन एक आखिरी में बात कहना चाहता हूँ, ओलिवर वेंडल होम्स ने एक बात कही थी जो तकरीबन लीगल मैक्सिम बन चुका हुआ है कि ग्रेट केसेस लाइक हार्ड केसेस मेक बैड लॉ, कि जहां पे कॉन्सिक्वेंसेस फैसलों के बहुत बड़े हों, हो सकता है कि वहां पे लीगल प्रिंसिपल्स बड़े सिंपल भी हों, लेकिन वहां पे आम तौर पे जो कानून सेट होता है या जो जूरिस्प्रूडेंस निकलती है वो खराब होती है। बेशक वो भुट्टो साहब का केस हो और इस तरह के बड़े कॉन्सिक्वेंशियल केसेस हों जहाँ पे हुकूमतों को फारिग किया गया, ये केस है, इसमें हम अच्छा ये जो आप सियासी इम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं ना बाबर साहब, ये लेके चलते हैं इरशाद भट्टी साहब की जानिब, क्योंकि शहजाद अकबर साहब का भी भट्टी साहब इसके ऊपर ट्वीट आया है और वो कहते हैं कि एक किरदार को तो ठीक है बरतरफ कर दिया गया, लेकिन दूसरा किरदार मरियम नवाज साहिबा हैं जिन्होंने ये वीडियो इस्तेमाल करके अपील पे असरअंदाज होने की कोशिश की, और साथ ही साथ बाय द वे करके उन्होंने लिखा है कि जज साहब को शाहिद खाकान अब्बासी ने लगाया था। देखिए ये ठीक है कि जज साहब को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लगाया था, लेकिन ये हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये इनकी वीडियो आई तो इन्होंने काम करने से इनको रोक दिया, और चूंकि ये लाहौर से आए थे डेपुटेशन पे, लाहौर भेज दिया। हुकूमत ने जब इन्हें OSD बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बरहमी का इजहार किया। उसके बाद फिर ये लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी का ये फैसला आज आया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी इंतज़ामी कमेटी है। ये फैसला है जज के मिसकंडक्ट का फैसला, जिसमें जज साहब ने बताया कि मुल्तान में इनकी गैर अखलाकी वीडियो बनी थी। जब इत्तेसाद अदालत के जब जज लगने के बाद, फैसला देने के बाद, ये मुलज़म पार्टी से या मुजरम पार्टी से मिलते रहे, इनकी मज़ीद वीडियोस बनी। सऊदी अरब में हुसैन नवाज से मिले, सब आफरें, दबाव और धमकियाँ। फैसले के बाद रायविंड में जाकर नवाज शरीफ साहब मिले। मतलब जज की अपनी सरगर्मियाँ, मिसकंडक्ट और ये सब वीडियोज़, फैसला इन्हें बरतरफ कर दिया। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज के कंडक्ट से हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। ये वो था कि जज साहब का जो अपना कंडक्ट, ये अभी जस्टिस काजी फाजी साहब फैसले का नवाज शरीफ, लेकिन इस फैसले का नवाज शरीफ साहब के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि जज साहब ने जो फ्लैगशिप में बरी किया वो भी फैसला मशकूक है, और जो अल अजीजिया में कम सज़ा दी, जो सबूत थे वो फ्लैगशिप में बरी नहीं हो सकते थे, अल अजीजिया में कम सज़ा दी। खैर, कल मरियम साहिबा ने कहा था कि जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, बाकी सारे लीगी बैठे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वीडियो आने के बाद नवाज शरीफ इखलाकी तौर पर बरी हो गए, और वो तस्वीर लगाकर भी नवाज शरीफ साहब की आई थी, और वो सारा भी हुआ था। अच्छा भट्टी साहब, आपने 2 रेफरेंसेस की बात कर दी नवाज शरीफ वाले, बाबर अवान साहब के रेफरेंस को आप भूल गए। नंदीपुर रेफरेंस में भी तो उनको बरी किया था ना इन्हीं जज ने। नहीं, ये फैसला गालबन आपने ये इस वक्त मुझसे सवाल किया था मरियम नवाज साहिबा का और ये जो जज अरशद मलिक का। तो फिर आप उसी पे स्टिक करेंगे? तो उस पे मैं कह चुका हूं कि ये उस पे तो मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि जुल्फी बुखारी साहब को क्लीन चिट के बुलाए बगैर दे दिया, बाबर साहब का दोबारा चलना चाहिए, वो तो कई मरतबा बात कर चुके हैं। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बरी कर दे नवाज शरीफ साहब को।
ये बात घुमाने के मास्टर हैं, कमाल बात घुमाते हैं। हालांकि कल सब जब इनके सामने वीडियो आई, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़काई, तहलका मचाया, पूरी कौम को बताया। उसके बाद ये वीडियो का जब FIA ने इंक्वायरी शुरू की कि ये वीडियो बताएं कि असल है कि नकल है, क्या है, उसमें शहबाज शरीफ और मुकर गए, कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, जो पता है मरियम नवाज़ को पता है। बाकी लीगी भी मुकर गए, हमें कुछ नहीं पता। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जो पता है वो नासिर भट्ट को पता है। वीडियो बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो लाई नासिर भट्ट ने, वीडियो चलाई नासिर भट्ट ने, वीडियो दिखाई नासिर भट्ट ने, वीडियो सुनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो समझाई नासिर भट्ट ने। और वो नासिर भट्ट साहब किधर हैं? वो लंदन में हैं। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मियां साहब को रिलीफ मिल सकता है अगर ये वीडियो ये लेकर चले जाएं आला अदलिया में, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और वहां जाएं तो इनको रिलीफ मिल सकता है। फैसले पे रिव्यू हो सकता है, ट्रायल दोबारा हो सकता है या मुकम्मल बरी हो सकता है, ये अदालत का फैसला है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, अपने फैसले के बंदयाल साहब ने भी कहा, चीफ जस्टिस खोसा साहब ने भी कहा कि ये वीडियो बनाने वाले ही वीडियो से लाताल्लुक हो गए हैं, ये कहानी बनाने वाले ही कहानी से लाताल्लुक हो गए। तो बात यह है कि जज तो अपने मिसकंडक्ट पे घर चला गया, अब सेकंड मरला है कि प्लीज अल्लाह के नाम पे जल्दी से ले जाएं वीडियो आला अदालत अदलिया में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और नवाज शरीफ साहब को बरी करवा दें या दोबारा ट्रायल चलवा दें। इस तरह ट्विटर पर आप शुक्राने के नफल जितने भी पढ़ लें, बात नहीं बनेगी और बात घुमाने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, महमल भट्टी साहब कहते हैं बात घुमाई जा रही है, ट्विटर पे बयानबाजी से कुछ नहीं चलेगा, आप मुत्तफिक है? देखिए अलीना, बात सिंपल सी ये है कि उस वीडियो को ही एडमिसिबल करके या कि वो क्लाइंट से मिले, जो भी जिस भी वजह से उनको मिसकंडक्ट के ऊपर बरतरफ किया गया है ना, तो उसमें तो एक तरह से जो बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया है बरतरफ करने का, जो कमेटी बैठी थी, तो उन्होंने यही कहा। तो फिर अगर उसकी रूह से देखे तो फिर तो चले मुतालबा जायज है, लेकिन मैं मुतालबे की भी उसमें नहीं आती। मेरा इसके अंदर सिंपल सी चीज ये है कि एक केस था जो बेनजीर भुट्टो साहबा का और आसिफ अली जरदारी साहब का था, जिसके अंदर जस्टिस कयूम की और राशिद अजीज साहब की जो है उनकी ऑडियो थी, वो सैफुर रहमान से गालिबन बात कर रहे थे जो PMLN के, और वो उनको बता रहे थे कि क्या जजमेंट लिखनी है, कितनी सजा देनी है, और उसके बाद ही लिखी गई थी। तो वो जब सामने आई तो हालांकि उसको उस तरीके से एडमिसिबल नहीं किया गया, उस ऑडियो के बगैर भी ये, जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये फैसला दिया गया कि इस फैसले के अंदर एक एविडेंस ऑफ बायस नजर आता है, इस जजमेंट के अंदर एक एविडेंस ऑफ बायस नजर आता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आला अदलिया को इस पर नजरसानी तो करनी पड़ेगी। गालिबन अपील के अंदर भी केसेस है, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो फैसला जज अरशद मलिक ने दिया था उसके अंदर कोई एविडेंस ऑफ बायस है कि नहीं। बेशक वो वीडियो एविडेंस उसमें एडमिसिबल ना भी करें, उसके ऊपर ना भी आए, लेकिन वो ये कड़ी जरूर मिलाए, वो देखें इसको दोबारा से, उनको एक बार देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये केस इतना कंट्रोवर्शियल हो गया इन जज साहिब की वजह से, और फिर अब उनकी बरतरफी भी होगी। हालांकि उन्होंने तो अभी इसी साल शायद या इसी महीने के एंड पे उन्होंने वो रिटायर भी हो जाना था, लेकिन अब तो उनको बरतरफ कर दिया गया ना, उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया गया। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी इनको वैसे भी नजरसानी करनी पड़ेगी। अपील और वो बात लगी वीडियो एविडेंस बेशक ना भी एडमिसिबल हो, ये तो बाबर ने जिस तरह पहले भी क्लैरिफाई किया, वो इतना मुश्किल कर दिया गया कि वो ना भी हो, इवन देन इनको रिव्यू जरूर इसका करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करे। आला अदलिया का फैसला ही है ये, तो हम तो नहीं इस पे बैठ के कह सकते कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, सही अपना फैसला क्या करें। मज़हर अब्बास साहब से पूछते हैं। मज़हर साहब, हुस्न इत्तफाक कहिए, आज सुहेल वड़ायत साहब का रिटायर्ड जस्टिस एजाज चौधरी के साथ एक इंटरव्यू की क्लिप बड़ी वायरल हो रही है पनामा केस से मुतल्लिक, उसमें बड़े हैरान कर उन्होंने इंकशाफात किए हैं। आज ही पनामा केस से रिलेटेड है ये नवाज शरीफ साहब का फैसला अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, वो भी सामने आ जाता है और इसमें जो इंकशाफात हुए थे, तो कैसे देखते हैं आप? ज़ाहिर है उनका वो जो इंटरव्यू है, जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, सिर्फ यही नहीं कि पनामा केस के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुतनाज़ा केस रहेगा हमेशा, उन्होंने ये भी कहा कि उन पे किस तरीके से दबाव डालने की भी कोशिश की गई कि किसी जज की प्रमोशन के लिए। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे पूरे सिस्टम की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जजेस भी माइनस होते रहे हैं और अब भी कोशिश हो रही है कि किसी को माइनस कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ ये माइनस फार्मूला सिर्फ सियासत में ही नहीं रहता, हमारे यहाँ माइनस फार्मूला जुडिशरी में भी रहा है। माइनस फार्मूला देखिए, जब आप इंसाफ के ऐसे मनसब पे बैठे होते हैं
कि जहां ज़रा सी भी आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ जाए तो ये हो नहीं सकता कि आपके किए हुए फैसलों को मनोअन तस्लीम कर लिया जाए। अगर किसी जज के मॉरल कैरेक्टर की, मॉरल कंडक्ट पर सवाल उठ जाए तो फिर उसके फैसले कैसे मुनसिफाना हो सकते हैं। इसलिए कि ये फिर आपको देखना पड़ेगा, इसके डीप रूट हो सकता है कि जहां वीडियोस नहीं बनी हों वहां भी इस जज के कंडक्ट ऐसे ही रहे हों, क्योंकि जब आपने किसी एक जगह एक के एविडेंसेस, एक का प्रूफ आपके पास आ गया है तो उसके पूरे कैरेक्टर के ऊपर एक सवाल उठ गया है कि अगर वो इस केस में ये कर सकता है तो किसी और केस में भी किया होगा उसने। तो मेरे ख्याल में ये सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ है ना कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली हटा दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है। बाकी जो जुडिशल रिव्यू है उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज साहिबा को यही है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मिठाई पहले तकसीम हो जाती है, बाद में पता चलता है कि मिठाई का वक्त नहीं है, नमक पारों का वक्त है। तो मेरा ख्याल में कि इनको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, रिव्यू पे जाना चाहिए और अल्टीमेट फैसला लाने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जो है रिकग्नाइज करे, आपकी अपील को अपहेल्ड करे। उससे पहले ये सिर्फ पॉलिटिकल जो है पॉइंट स्कोरिंग नज़र आती है। शहजाद अकबर साहब भी, वो भी उनका कहना गलत है कि जी एक साइड को सज़ा होगी अब दूसरे साइड की। भाई दूसरे साइड का मसला नहीं है, एक जज के कंडक्ट की बात है। इसमें मैंने जज को अप्रोच किया या किसी और ने अप्रोच किया, जज ने अपने जो मनसब से नाइंसाफ़ी की है और पूरी जुडिशरी पे जो है वो बदनुमा दाग बन के वो सामने आए हैं। तो जुडिशरी ने तो उनके खिलाफ इस हद तक तो कर लिया कि उन्हें बरतरफ कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है इससे आगे भी जाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को देखने की भी ज़रूरत है और इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है जो जस्टिस रिटायर्ड एजाज चौधरी साहब ने सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू में कही थी। ठीक है, ये जो जुडिशल रिव्यू वाला पॉइंट है बाबर सत्तार साहब से बाद में क्लियर करूँगी। बेनज़ीर शाह साहब, आपका कॉमेंट पहले चाहूँगी। पहले तो मेरा अभी नमक पारे खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन जहाँ तक ये केस की बात और जहाँ तक ये केस की बात है, देखिए डिसमिस तो किया, ये तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब पिछले साल उनको सस्पेंड किया गया था तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़ और उनके कॉन्डक्ट के बारे में। बल्कि उनसे जब ट्रायल हो रहा था तो तब उनसे ये पूछा भी गया था कि ये वीडियो जिससे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है ये कोई 2002 में रिकॉर्ड हुई थी, तब से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप एक दफ़ा आपने बात नहीं की इसके बारे में, आप चुप क्यों रहे। उनसे ये भी पूछा गया था कि जिस शख्स को आपने कन्विक्ट किया उसकी फैमिली से, उसके ख़ानदान से आप बाद में मिलने क्यों गए। तो ये बहुत से सवाल थे जिसके बाद उनको वैसे तो अदालत में नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि ये केस का अब क्या होगा, इसका सवाल मेरे ख्याल से लीना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही दे सकती है कि अब वो इस केस को आगे लेके कैसे चलेंगे या वो इस केस को आगे कैसे चलाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक ये बात ज़रूर कहूँगी, लेकिन अगर हम सियासी स्टांस की बात करें तो आपको क्या सवाल ये है, नहीं ये मैं बात पहले बिल्कुल आप कंप्लीट करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते एक केस आया था, बहुत शॉकिंग केस था। मोहम्मद इकबाल एक शख्स थे, 22 साल जेल में वो रहे हैं, ऑन डेथ रो। ही वॉज ओनली, मतलब सिर्फ 17 साल उनकी उम्र थी जब उनको गिरफ्तार करके कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया, टॉर्चर किया और 22 साल जेल में रखा ऑन डेथ रो। और अब पिछले हफ्ते उनको रिहा किया गया और जब किया गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा और माना कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तो ये इस जस्टिस सिस्टम को जहाँ पे अभी 18 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग है, इसको आप ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। और अभी पता नहीं कितने जज अरशद मलिक हैं इस सिस्टम में जो इस किस्म के फैसले दे रहे, इसके बारे में इस पे कब गौर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा बाबर सत्तार साहब, यकीन बड़े लेजिट पॉइंट्स है बेनज़ीर के, लेकिन बहुत लंबी बहस है। मैं ये जो जुडिशल रिव्यू वाला मुस्लिम लीग नून की तरफ से
अगर अपील या रिव्यू में जाते हैं या दरख्वास्त दायर करते हैं तो कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि हकीकत ये भी है कि इन्होंने ही चेंज करके जज अरशद मलिक को लगवाया नहीं था, खैर इन्होंने रिक्वेस्ट की थी चेंज करने के लिए और फिर जज अरशद मलिक आए थे। हकीकत ये भी है कि जज अरशद मलिक ने वो जो वीडियो है उसमें ये कहा है कि मैं 2 दफ़ा सऊदीया गया मिलने, और उसके बाद एक लंबी इंकशाफात की लिस्ट है। तो कितना स्ट्रॉन्ग चांस लगता है आपको? देखिए, ये रिव्यू की बात नहीं है, ये अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, और अपील जो है वो ट्रायल की कंटिन्यूएशन होती है, और उसमें अदालत वो तमाम चीजें देख सकती है। जो जुडिशल रिव्यू का तो स्कोप बड़ा कम होता है कि आपने देखना है कि कोई गलती तो नहीं बड़ी हो गई नीचे, लेकिन अपील कंटिन्यूएशन होती है, आप एविडेंस को भी देख सकते हैं, आप तमाम चीज को असर नौ देखते हैं। सो अपील के अंदर आप तमाम बातें देख सकते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे एक असूल की बात है, और वो असूल हम तकरीबन हर हफ्ते जाके अदालत के सामने गोशगुजार होते हैं। हम कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो ये आज आप सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या इस मुकदमे में इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह मजहर साहब ने बात की, बेनजीर ने बात की, सो काफी सारे सवाल उठे। जब आप किसी को जाने देते हैं, ट्राई करते हैं, और उसके बाद उसे कन्विक्ट नहीं करते, तो इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि वो इनोसेंट है। इसका मतलब ये है कि कानून के पैमानों के मुताबिक आप उसे कन्विक्ट नहीं कर रहे। अगर मुमकिन है 50-50 लगे कि शायद इसने काम किया हो, शायद इसने ना किया हो, तो आप उसे कन्विक्ट नहीं करते। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप ये कहते हैं कि एक बेगुनाह की, और ये हमारे ज़ाहिर मजहब की भी रूह यही है कि एक बेगुनाह की कन्विक्शन अगर आप 50 लोगों को छोड़ दें तो उससे ज्यादा बुरी बात है कि आप एक बेगुनाह को कन्विक्ट करें। और हमने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट में कोसा साहब के ही फैसले थे कि एक शख्स को, 2 लोगों को उन्होंने बरी किया जिन्हें टांग भी दिया था रियासत ने। तो यानी हमारा जस्टिस सिस्टम सेफ नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर डिबेट हो तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट पैमाने पे जाती है। लेकिन अगर चूंकि कुछ मुकदमे सियासी भी होते हैं, सो यहाँ पे तो एक मीडिया ट्रायल भी हुआ, एक साथ जुडिशल ट्रायल भी हो रहा था। बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोग थे जो पहले से फैसला कर चुके थे कि नवाज शरीफ को कन्विक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही कन्विंस्ड हैं। उन्होंने अपनी अदालत लगाई और वो कन्विंस्ड थे कि नवाज शरीफ को ने ये बहुत बुरे काम किए हैं। सो लोगों ने साइड्स पिक की हुई हैं, लेकिन अदालत का काम साइड्स पिक करना नहीं है। अदालत जब फैसला दे तो उसमें शफाफियत नजर आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मुकदमे में वो नहीं नजर आई। अनफॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हुई कहानी, जहां पे एक प्राइम मिनिस्टर को आपने फारिग कर दिया। मैं पहले फैसले की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें सादिक और अमीन नहीं लगते क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे साथ सच नहीं बोल रहे। इस बेसिस पे फिर उसके बाद JIT बनी। सो एक पूरी तफसील है इसकी, इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी। लेकिन जो शफाफियत का पैमाना आप एक्सपेक्ट करते हैं जस्टिस सिस्टम से, और जजों का काम अल्लाह वाला काम है, यानी इंसाफ देना, इंसाफ करना कोई आसान काम तो नहीं है। ये तो खुदा ने अपने लिए चीजें रखी हुई हैं, और जमीन के ऊपर जजेस खुदा के बिहाफ पे कर रहे हैं कि आप अपने पीयर्स को जज करते हैं, उन्हें सजाएं देते हैं, उन्हें फांसियां देते हैं। तो इसके लिए पैमाना बहुत बड़ा पैमाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि लेकिन हम तो सारे जज हैं आजकल। सो ठीक है बाबर सत्तार साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है। भट्टी साहब, क्विकली आपसे एक कमेंट चाहूंगी। सियासी जो अदालत है उसके लिए आपको क्या लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट जो नून लीग का बयानिया था उसको तकवीयत मिली है इस फैसले से? नहीं, मैं नहीं समझता तकवीयत मिली है। ये बात घुमाने, झूठ बोलने और झूठ पे झूठ बोलने के बड़े मास्टर हैं। सिंपल सी बात है, एक आम आदमी को भी ये बात समझ आती है कि जज के अपने कंडक्ट की सजा मिल गई। अब आपका मकाम है कि आप अपने वालिद मोहतरम को, अपने भाईजान को रिलीफ दिलवाएं जाके अदालतों में। ये करते नहीं है। अच्छा, और ये मतलब आपको यही लग रहा है कि वो भाई नवाज शरीफ साहब क्यों मिला मुलजम से, मुजरम नवाज शरीफ क्यों मिला जज से, हुसैन क्यों मिला? ठीक है। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कतरी खत, ट्रस्ट डीड, कैलबरी फाउंड, हसन हुसैन मेन गवाह थे, किधर गए? वो कोई नहीं बात बड़ी साहब, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं सिर्फ इस वाले फैसले के ऊपर कह रही थी बस। ठीक है, अब हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बाकी आपका तज्जिया क्या कह रहे हैं? सॉरी, भट्टी साहब को जज लगाना चाहिए। से जुड़ा हुआ है ये फैसला, कैसे हो सकता है? ये अल अजीजिया कहां से आया? आपको क्या लगता है बाबर सत्तार साहब वो नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के जज है ना, भट्टी साहब ही है।
बस हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। और बाबर साहब तो हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भट्टी साहब का बाकी तज्जिया हम दूसरे सवाल के साथ सुनेंगे।